हेलो बच्चों, वेलकम। सो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ये हमारे पास टॉपिक जो डिस्कस करना है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें हमारे पास जो डिस्कशन है, जो बेसिक डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं, हम उन सॉलिड्स को कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो जो सॉलिड्स हैं उनको हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो है जो कि क्रिस्टल्स हैं, मतलब वो सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। एक जो नॉन क्रिस्टल्स हैं, ऐसे कह दो नॉन क्रिस्टल्स हैं। जो नॉन क्रिस्टल्स हैं उनको हम एक और नाम दे देते हैं एमॉर्फस। अब हम उसमें क्वासी क्रिस्टल भी एक डाल सकते हैं, लेकिन विदाउट मच गोइंग टू मच डिटेल हम उसको एमॉर्फस कह रहे हैं। और एक और ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें कि हम बात करते हैं क्वासी क्रिस्टल्स की, तो उसमें भी मान लो इसको कह दिया गया। अब क्रिस्टल में अगर हम बात करें तो आप ये समझ लो कि सीधे सीधे तौर पर अगर मैं कुछ एक रफली अंदाज़ा बताऊं तो हम कह सकते हैं 95% जो सॉलिड्स हैं दे आर द डायरेक्ट इन द दे आर ऑलरेडी इन द क्रिस्टल स्टेट, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिस्टल स्टेट में होते हैं। अब बचे 5%, ये जो 5% नॉन क्रिस्टलाइन है, इसमें भी बहुत सारे, इन 5% में भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि समय के साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आखिर में सबका हश्र क्रिस्टल ही होना है। कुछ जो मूल रूप से क्रिस्टल हैं तो क्रिस्टल बने रहेंगे, कुछ जो मूल रूप से क्रिस्टल नहीं थे, अमॉर्फस जैसे थे, और वो समय के साथ क्रिस्टल बन जाएंगे। तो क्रिस्टल की हम लोगों ने डेफिनेशन क्या दी थी? क्रिस्टल की डेफिनेशन कुछ ऐसे थी कि अगर हम कहें कि क्रिस्टल जो ऐसे सॉलिड हैं जिसके अंदर जो एटम्स होते हैं, सपोज ये सर्किल जो हम बना रहे हैं ये एटम्स हैं, ये एटम्स शो कर रहे हैं, और ये एटम्स आप देखो इस तरह से एक ऑर्डर के साथ अरेंज है, एक ऑर्डर है इनके अंदर जिसके हिसाब से अरेंज है। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब आप वो ऑर्डर कई तरह से देख सकते हो। सो क्रिस्टल के पास क्या होता है कि जो एटम्स हैं, या हम एटम्स कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, लीजेंड्स वगैरह जो भी हैं, जो भी जिनसे थ्रू ये बना है, वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। उनका जो अरेंजमेंट का तरीका होता है एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अच्छा, ये रेगुलर अरेंजमेंट को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसका एक टेक्निकल नाम है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब लंबे दूरी तक इनमें ऑर्डरिंग होती है। इस ऑर्डरिंग कहते हैं, जो सलीके से सजे हुए होते हैं इसको हम ऑर्डरिंग कहते हैं। तो दे आर द लॉन्ग रेंज ऑर्डर मटेरियल। ओके, तो ये हो गया क्रिस्टल के बारे में। अब अगर हम कहें एक और कैटेगरी होती है क्रिस्टल्स, और अब जब हम क्रिस्टल कह रहे हैं तो हमारे सामने एक सवाल और आता है कि आप सिंगल क्रिस्टल कह रहे हो या पॉली क्रिस्टल कह रहे हो। अब आप कहोगे ये क्या है सर? सिंगल क्रिस्टल, पहले तो आपने कहा क्रिस्टल होते हैं, और दूसरा कैटेगरी एमॉर्फस की होती है। अब आप कह रहे हो कि उसमें भी एक सिंगल क्रिस्टल होता है, एक पॉली क्रिस्टल होता है। तो ज़रा समझ लो, अगर हम कह रहे हैं कि हमने 1 सेंटीमीटर लंबा, मान लो, एक क्रिस्टल का टुकड़ा लिया, इसके अंदर जो एटम है इनके बीच की दूरी है 10⁻⁻10 मीटर। तो आप ये कहो कि ये सारा अरेंजमेंट पूरे 1 सेंटीमीटर की लंबाई और अगर 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई उस सब में एक जैसा है, तो ये बहुत रेयर घटना होती है। और ऐसे क्रिस्टल को हम सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। मतलब पूरा क्रिस्टल है जिसमें ये 10⁻⁻10 मीटर के डिफरेंस पे एटम पूरे 1 सेंटीमीटर की दूरी में लगातार अरेंज है। कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है, कहीं कोई फ्लॉ नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ऐसा कुछ है। तो ये असल में बहुत ही कॉमन चीज़ नहीं होती है। ठीक है, हमने कुछ क्रिस्टल ग्रोथ के मेथड अब डेवलप कर लिए हैं जिससे कि हम इनको कुछ हद तक रियलाइज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो प्राकृतिक रूप से क्या होता है? प्राकृतिक रूप से क्या होता है, अगर हमारा 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा क्रिस्टल है तो उसके अंदर कुछ ऐसे रीजन्स बने होते हैं, कुछ ऐसे हिस्से बने होते हैं। ये जो हिस्से हैं, ये क्रिस्टल है, इसके अंदर ऑर्डरिंग है। जैसे मान लो इसके अंदर एटम, सारे एटम जो है वो इस तरह से अरेंज है। ये दूसरे हिस्से में सारे एटम इस तरह से अरेंज है, तीसरे हिस्से में एटम इस तरह से अरेंज है, चौथे में कुछ अरेंजमेंट अलग है, पाँचवें में कुछ अलग है। इस तरह से जितने भी रीजन्स हैं इनके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सब में लॉन्ग रेंज होगा, सब में उनके डायमेंशन के हिसाब से
होगा, सब में लॉन्ग रेंज होगा, रेगुलरिटी रहेगी, पीरियोडिसिटी रहेगी। आप ये कह सकते हो कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, अपने आप में ये क्रिस्टल की सारी परिभाषा पूरी कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे क्रिस्टल मिल करके उन्होंने एक बड़ा क्रिस्टल बना रखा है। तो हम मोस्टली जो क्रिस्टल्स पाते हैं, हम सामान्य जीवन में जो क्रिस्टल्स पाते हैं, हम जिनकी स्टडी कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम जिनकी स्टडी कर रहे होते हैं, वो क्रिस्टल्स जो होते हैं दे आर द पॉलीक्रिस्टलाइन स्टेट। वो पॉलीक्रिस्टलाइन स्टेट ही होती है। जैसे आप रॉक हैं, मेटल हैं, डिफरेंट टाइप के जो ज़मीन से निकलने वाले रत्न होते हैं, ये सब जो होते हैं, इनके अंदर इस तरह का पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये पॉलीक्रिस्टलाइजेशन की डेफिनीशन हो जाती है। तो अगर मैं आपको डेफिनीशन की बात बताऊं तो डेफिनीशन कुछ इस तरह से होती है कि सॉलिड दैट इज कंसिस्ट बाय क्रिस्टलाइन ग्रोन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरलॉकिंग मास सेपरेटेड बाय वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इज सेड टू बी पॉलीक्रिस्टलाइन। लिख लें इसको, इसकी डेफिनीशन लिख लें। अ सॉलिड दैट इज कंसिस्ट बाय क्रिस्टलाइट्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टलाइट्स, ठीक है, कंसिस्ट बाय क्रिस्टलाइट्स ग्रोन टुगेदर, एक साथ जो ग्रो हुए हैं, ग्रोन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरलॉकिंग मास। इंटरलॉकिंग मास मतलब ये देखो ना, यहाँ पर देखो, ये एक यहाँ है, इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है। इंटरलॉकिंग मास सेपरेटेड बाय वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। बाउंड्री भी देखो इसकी बाउंड्री आपको दिख रही है, बाउंड्री है, फिर इसकी बाउंड्री दिख रही है, फिर इसकी बाउंड्री दिख रही है। तो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इज सेड टू बी अ पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टल। ठीक है, और जितने भी ये पॉलीक्रिस्टलाइन के पार्ट होते हैं, मतलब ये पूरे क्रिस्टल के अंदर जो भी छोटे छोटे हिस्से हैं, इनका रैंडम शेप होता है और इनके वेल डिफाइंड प्लेन होते हैं। मतलब आपको मालूम है कि सारे एटम इस प्लेन में, एक रीजन में है, इस प्लेन में, इस रीजन में है। सो दिस इज़ वेल डिफाइंड, वेल ऑर्डर्ड। तो लिखोगे द ग्रेन्स आर रैंडम इन शेप्ड। ये जो ग्रेन, इनको हम ग्रेन कहते हैं। ग्रेन मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा, इनको ग्रेन कहते हैं। एंड द ग्रेन्स आर रैंडम इन शेप and well defined crystal plane and have well defined crystal plane। अब एग्जाम्पल के तौर पर रॉक्स हो गए हैं, सॉल्ट हो गए हैं, मेटल हो गए हैं, दे ऑल आर द पॉलीक्रिस्टलाइन बिहेवियर। इनके अंदर एक और चीज़ होती है कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनकी फिजिकल या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, दे आर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, दे आर आइसोट्रोपिक। इसको कहीं नोट जरूर कर देना, यहाँ पे लिख दोगे कि द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीक्रिस्टल इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि ऑन एवरेज जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑन एवरेज प्रॉपर्टीज़ आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी से, मान लो आपके पास क्रिस्टल है, आप उसे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग स्टडी कर रहे हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आया। आप इसके अलॉन्ग स्टडी कर रहे हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आया। आप कोई और डायरेक्शन ले लो, किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर आप चेक करो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आ रहा है, इट मीन्स दैट कि उसके अंदर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी रख रहा है। उस पॉलीक्रिस्टल के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ आइसोट्रोपिक। अगर आपको लगता है कि तो बहुत ही कॉमन सी बात, इसमें क्या खास बात है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लेते हो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स, तो ये कुछ खास तरह के क्रिस्टल्स हैं जिसके अंदर डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। आप डायरेक्शन चेंज करो क्रिस्टल के अंदर लाइट भेजने की, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये एक ऑप्टिक्स का बेसिक सा प्रिंसिपल है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि मोस्टली हम ये पाते हैं कि ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, इनके अंदर इन छोटे छोटे ग्रेन्स का कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता है। उनके पास आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं एमॉर्फस की। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? इनके अंदर ये भी एटमों से मिलके बने होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एटमों से मिलके बने हैं, और एटम मॉलिक्यूल जो भी आप कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के हैं उनसे मिलके बने होते हैं। और
ये एक तरह समझ लो, जो सिंगल क्रिस्टल होते हैं उनका उल्टा होते हैं। तो जहाँ सिंगल क्रिस्टल में पूरे क्रिस्टल के अलोंग एक खास तरह का ऑर्डर होता है, वहीं अमॉर्फस मटेरियल के अंदर इस तरह कोई ऑर्डर नहीं होता। तो एटम्स होते हैं बट वो रैंडमली उसके अंदर भरे होते हैं, रैंडम उसके अंदर भरे हुए हैं। उनमें कोई ऑर्डरिंग, जैसे जैसे आप ये सोचो, जैसे आपने एक अलमारी है, आपके पास बुक्स हैं, अब आप बुक्स को उसके अंदर बस भर दो, कुछ बुकें सीधी, कुछ टेढ़ी, कुछ इधर से, कुछ लॉन्गिट्यूडनल, कुछ हॉरिजेंटल, ऐसे किसी तरह से भर दो। तो वो जो पूरी अलमारी किताबों से भरी है, पर उस किताब के अंदर कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा। हो सकता है दो किताबें आपको ठीक से लिख रही, मतलब रखी दिख रही हैं, तो दो दो में अलग तरह से रखी हुई है, दो सीधे रखी हैं, दो टेढ़ी रखी, इस तरह से है। लेकिन इसे लाइब्रेरी में आप जाते हो तो वहाँ देखते हो कि सिस्टमैटिक तरीके से लाइब्रेरी में बुकें रखी होती, सब हॉरिजॉन्टल रखी हैं, और एक सब बैक कवर ही आपकी तरफ दिख रहा होता है। तो क्रिस्टल्स हैं वो रेगुलर तरीके से सजी हुई अलमारी हैं, बुकें वहाँ पर भी। अमॉर्फस है वो जो रैंडम तरीके से घर भरी हुई अलमारी किताबों से भी भरी हुई है। तो अमॉर्फस में क्या होता है, अमॉर्फस आर सपोज टू बी द अपोजिट ऑफ द सिंगल क्रिस्टल। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर लाइक द अपोजिट ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स आर लाइक द अपोजिट ऑफ सिंगल क्रिस्टल। उसके अंदर कोई भी उस तरह की ऑर्डरिंग नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि या तो आइदर देयर इज नो ऑर्डरिंग, और से द ऑर्डरिंग इज ऑफ शॉर्ट रेंज। तो जहाँ क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें कि ऑर्डरिंग लॉन्ग रेंज होती है, वहीं दूसरी तरफ जो अमॉर्फस होते हैं इनमें हम कहते हैं ऑर्डरिंग होती ही नहीं है, या होती भी है तो इतनी छोटी होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते। वी कैन से द शॉर्ट रेंज ऑर्डरिंग होती है। जैसे ग्लास है, ग्लासेस हैं, इवन प्लास्टिक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि एमॉर्फस मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। एमॉर्फस मटेरियल के एग्जाम्पल है, ग्लास है, प्लास्टिक हो गया। कुछ खास बातें जो इनके बारे में आप जान लें, जैसे एमॉर्फस मटेरियल की क्या खास बात होती है। एमॉर्फस मटेरियल जो होते हैं उनकी खास बात क्या होती है कि इनका कोई एक बिल्कुल वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो दे doesn't have any well defined melting point, well defined melting point। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे 700 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ये पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि ऐसे मटेरियल्स को जब आप गर्म करते हैं, तो जैसे अभी सॉलिड फॉर्म में है, जैसे आपने इसको हीट देना शुरू किया, धीरे धीरे क्या होगा, इनके अंदर ये एक तरह से विस्कस, इनकी विस्कोसिटी इनका चेंज होना शुरू हो जाएगी, ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएंगे, और फिर और गर्म करने पर ये बिल्कुल आपके पिघल जाएंगे। जैसे चीनी वगैरह है, चीनी को अगर आप शुगर है, अगर इसको आप गर्म करो तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर भी अमॉर्फस वाला बिहेवियर होता है, और वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो उनका होता नहीं है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को मेल्ट करते हैं। जैसे लोहा है, उसको गर्म करोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बिल्कुल मेल्ट कर जाएगा, पूरे का पूरा ब्लॉक जो होगा, जैसे उसको वो टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ग्लास है, ग्लास के साथ भी ऐसा होता है। अगर ग्लास के आप एक पतली सी ट्यूब लो, एक कैपिलरी, उसको आप गर्म करो तो देखोगे धीरे धीरे उसके अंदर वो लोच आना शुरू हो जाएगा, वो पिघलना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मेल्ट होकर के वो और हीट मिलेगी तो पूरा मेल्ट हो जाएगी। तो ये एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है इस तरह के मटेरियल पर। और एक और चीज़ होता है कि अगर हम किसी एमॉर्फस मटेरियल को लंबे समय तक छोड़ दें, टाइम के साथ हम उसको छोड़ दें, तो उन एमॉर्फस मटेरियल के अंदर क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, उनके अंदर क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत खास बात होती है। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल जैसे टॉफ़ी होती हैं, शुगर कैंडी होती हैं। तो आपने देखा होगा जब शुगर कैंडी आप जब नई है, मतलब अभी जल्दी की बनी हुई है, लेते हो तो उनके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी जैसा कुछ होता है, ग्लासी जैसी होती हैं। लेकिन अगर उस कैंडी को हम छोड़ दें बहुत दिनों तक, कई समय तक, मान लो साल 1.5 साल तक उसको ना यूज करें, तो जब आप उसको ओपन करोगे तो वो ओपेक जैसी हो जाती हैं,
वो उनकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म सी हो जाती है। और उस समय क्या होता है, उनके अंदर एक क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ऐसा ग्लास के साथ भी होता है, कांच, कुछ कांच होते हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किए गए हैं, तो बहुत लंबे समय तक अगर वो रखे हैं तो वो उनके अंदर क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है, और वो अपनी जो ओपेसिटी होती है, जो उनका ट्रांसपेरेंसी है, वो चेंज हो जाती है। तो वो धुंधले से हो जाते हैं। वो धुंधले गंदे होने की वजह से नहीं हुए हैं, वो एमॉर्फस मटेरियल होते हैं ग्लास, वो जो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरने की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव हुआ होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लिए यहाँ पर, एमॉर्फस मटेरियल्स हैव नो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास अपना एक बहुत ही प्रिसाइज डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, हैव नो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। एंड बाय रेज इन टेम्परेचर, बाय रेज इन टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, सच मटेरियल्स ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट, gradually becomes soft and further behave like viscous fluid, and further behaves like विस्कस फ्लूइड की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि ग्लास जो होता है, अगर हम उसको लंबे समय तक छोड़ दें, एजेस मतलब उसकी उम्र हो जाए, तो उनके अंदर एक ओपेसिटी आ जाती है और ब्रिटलनेस भी आ जाती है। दे बिकम मोर ब्रिटल, द ग्लास बिकम मोर ब्रिटल ड्यू टू दिस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। Okay, now let us move to the next topic, that is the we have to discuss some basic terminology। कुछ क्रिस्टलाइन के बारे में जब हमें पढ़ना होता है तो हमें कुछ बेसिक सी उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़नी होती है। जैसे कि हमें समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिस, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशनल वेक्टर। ये सब हमें समझना होगा कि ये सब क्या होते हैं भाई, लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होते हैं। अगर इसके बारे में हम बात करें तो एक बेसिक आइडिया तो लग ही चुका है कि जितने भी तरह के सॉलिड्स होते हैं उनमें हम एक रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट भैया, जरा चार्ज करो। ओके, सो जितने तरह के सॉलिड्स होते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट। उनके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का। तो अब इस रेगुलरिटी को हम डिफाइन कैसे करें, हम इस रेगुलरिटी को कैसे मैथमेटिकली इसको यूटिलाइज करें, कैसे हम इस रेगुलरिटी की प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी को यूज करके सॉलिड्स के लिए एक मैथमेटिकल थ्योरी कैसे डेवलप करें, ये सब चैलेंजेस थे। तो 1848 में कह सकते हैं एक रहे हैं क्रिस्टलोग्राफर, जिसको हम कहते हैं ब्रेविस। ब्रेविस 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 थे, जिन्होंने इस प्रॉब्लम का, एक तरह से कह दो इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन निकाला, और उन्होंने हमारे सामने एक बहुत अच्छी सी प्रपोजल रखा जो कि एक्सेप्टेड हुआ। दैट इज़ द यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ बेसिस, यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लैटिस। और इस कंसेप्ट से उन्होंने कुछ स्पेस लैटिस भी डिफाइन की, जिसको कि हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। और साथ ही साथ एक लैटिस में एक ट्रांसलेशनल वेक्टर और ट्रांसलेशनल वेक्टर की प्रॉपर्टी को यूज करने का एक रास्ता दिखता है हमारे सामने। तो क्या होता है लैटिस बेसिस के बारे में, वो हम सीखते हैं ब्रेविस के थ्योरी से, ब्रेविस के काम से, और वहाँ से हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ की आइडिया निकलता है क्या होता है। तो लैटिस क्या होता है, ज़रा समझें इस बात को। सपोज देखो बच्चों, जैसे कि अगर हम जब भी कोई मान लीजिए आपको एक घर का नक्शा बनना होता है, कोई बिल्डिंग बन रही होती है, तो बिल्डिंग ऐसे रैंडमली नहीं उसका स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, एक कागज़ है, मान लीजिए आज कागज़ है या कंप्यूटर स्क्रीन है, किसी पर हम एक खाका बनाते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग्स बनेंगी, कहाँ पर पार्क होगा, उन बिल्डिंग के अंदर किस तरफ से एंट्री होगी, किस तरफ से एग्ज़िट होगी। ये सब कागज़ पर हमारे पहले एक तैयार होता है, मैप कहते हैं, ब्लूप्रिंट होता है उसका, पूरा तैयार हो जाता है।
एक बार जब वो ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो फिर उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से ज़मीन पर नींव लगाई जाती है और फिर ईंटें रखे जाते हैं और पूरा बिल्डिंग तैयार होता है। तो बिल्डिंग तैयार होने से पहले बिल्डिंग में किस तरह की बनावट होगी वो डिसाइड हो जाती है ऑन पेपर। ओके, अब ये पेपर के ऊपर जो कुछ भी है ये रियलिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट एन डिज़ाइन, सिर्फ एक डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन रियलिटी तब बनेगी जब इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होंगे, कंपोनेंट इस्तेमाल होंगे, ईंट मोरंग ये सब इस्तेमाल किया जाएगा, तब होगा। तो ऐसे ही क्रिस्टल के लिए भी कह सकते हैं, क्रिस्टल के लिए भी हम एक ब्लूप्रिंट डिसाइड कर सकते हैं, क्रिस्टल के लिए भी हम इस तरह के एक डिज़ाइन बना सकते हैं कि चलो भाई ऐसा करते हैं कि हम क्रिस्टल बनाएंगे तो जहाँ जहाँ ये एक्स पोजीशन दिखा रहे हैं यहाँ यहाँ पर हम एटम रखेंगे। सपोज़ आप सोचो आप इस तरह का एक प्लेन पर कुछ आइडिया बना रहे हो कि हमें एक ऐसा क्रिस्टल बनाना है जिसमें दो दो एंगस्ट्रॉम के डिफरेंस पर, जितने भी एक्स पॉइंट हैं ये एक दूसरे से दो एंगस्ट्रॉम के डिफरेंस पर, तो दो दो एंगस्ट्रॉम के डिफरेंस पर हम एटम को रख करके इस डायमेंशन का इतने साइज का एटम एटॉमिक रेडियाई होगा तो दो एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होगी जहाँ पर मोर्स कर्व के हिसाब से सब कुछ सही होगा। मतलब आपने सारी थ्योरी लगा ली, बॉन्डिंग थ्योरी, और कहा कि इस हिसाब से हम अपने एटम्स को अरेंज करके पूरा क्रिस्टल बनाएंगे। ये आपका आइडिया है। तो ये जो आप बना रहे हो दिस इज़ कॉल्ड द लैटिस स्पेस, इसको आप लैटिस स्पेस कहोगे। और ये जो पॉइंट आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं दे आर द लैटिस पॉइंट्स, इन्हीं को आप लैटिस पॉइंट्स कहते हो। तो लैटिस पॉइंट्स आर काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट है आपका कि कहाँ 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 आपको अपने एटम सजाने हैं अपने क्रिस्टल को विजुलाइज करने के लिए, अपने क्रिस्टल को रियलाइज करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है क्रिस्टल ऐसा नहीं बनते हैं कि हम कागज़ पर डिज़ाइन बनाते हो, लेकिन अगर हम क्रिस्टल के अंदर की रेगुलरिटी, उनकी पीरियोडिसिटी, उनके अंदर के इस लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग की प्रॉपर्टी को समझना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने पेपर पर उसकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी। तो उस मॉडलिंग को करने का एक तरीका है कि मान लीजिए इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होते हैं और उन अरेंजमेंट के हिसाब से हमारा क्रिस्टल जो होता है वो डिज़ाइन होता है। सो तो आप कह सकते हो कि what are the lattice points? Lattice points are some arbitrary points. Lattice points are some arbitrary points which are arranged in a regular manner. कुछ आर्बिट्ररी पॉइंट है, कुछ मैथमेटिकल पॉइंट आप कह लो विच आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। चाहे आप इसको 2 डायमेंशन में कहो, चाहे 1 डायमेंशन भी कह सकते हो। आप कहोगे बस खाली हम सोच रहे हैं कि एक एटम की एक ही लेयर देख रहे हैं जो कि इस तरह से अरेंज है, ठीक है, मॉडलिंग कर रहे हो तो आप कर सकते हो, नो इशू। तो आप चाहे 1 डायमेंशन, चाहे 2 डायमेंशन, चाहे 3 डायमेंशनली अगर आप इस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हो किसका, इन लैटिस पॉइंट्स का, देन यू आर देन यू आर डेवलपिंग अ लैटिस स्पेस। सो अगर प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, लैटिस पॉइंट्स आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स दैट सिग्निफाइज दैट रिप्रेजेंटेड द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल। तो लैटिस पॉइंट को देख करके ही आपको क्रिस्टल का ऑर्डर समझ में आ जाता है। जैसे आप क्लास में घुसे तो क्लास में कुर्सियाँ सजी हुई देख करके आपको मालूम चल गया कि आज जो है बीच में कोई मान लो जैसे एक डिबेट होनी है, सपोज़ आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना है, तो आज टीचर ने कहा कि आज हम ग्रुप डिस्कशन कराएंगे अपनी क्लास में। तो उन्होंने क्या किया, सारी कुर्सियों को गोल 2 हाफ सेमी सर्किल में कर दिया, तो पूरे क्लासरूम के बीच में जगह खाली बची। इधर कुर्सियाँ लगी हैं सारी क्लास की और इधर कुर्सियाँ लगी हैं इस तरह से, बीच में स्टेज है। तो आप जैसे क्लास में एंटर करोगे आप जान जाओगे अच्छा हमें 1-2 पार्ट में बैठना है, तो एक पक्ष के लोग एक तरफ हो गए, एक पक्ष के लोग एक तरफ हो गए। तो आप क्लास में एंटर करते ही आपको आइडिया लग गया कि ये आज जीडी ग्रुप डिस्कशन जैसा कुछ होने वाला है। नॉर्मली जब लेक्चर्स हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इधर आपका ब्लैक बोर्ड है, यहाँ आपका डायस, यहाँ प्रोफेसर खड़े हैं और सारी कुर्सियाँ नॉर्मल तरीके से लगी हुई हैं, तो आपको लगा ठीक है इट्स अ नॉर्मल क्लास। मतलब आप एक रियलाइज़ कर सकते हो ना ऑर्डरिंग को देख करके कि किस तरह से आज का स्थिति होने वाली है। तो ऐसे ही हमारे पास क्रिस्टल्स के अंदर भी होता है, वी कैन आइडेंटिफाई द शेप ऑफ क्रिस्टल बाय सीइंग द अरेंजमेंट। तो वो हो गया हमारा लैटिस पॉइंट्स। ओके, जस्ट अ मिनट, let me add a page. Okay. तो अब उसके बाद फिर एक और वर्ड आता है हमारे पास, एक और शब्द हमारे सामने आता है, दैट इज़ द बेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिस? तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस मीन्स जो आपके रियल एटम हैं, जैसे रियल एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या
आयंस हैं, जिनका भी आप बात करो, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, जिनको रख रख करके हम क्रिस्टल बनाते हैं। जस्ट सोचो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक एक ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, और हमारे पास जो क्रिस्टल है वो इस तरह से है, लेटिस पॉइंट इस तरह से है। तो लेटिस पॉइंट इस तरह से आपने बना रखे हैं। अब ये लेटिस पॉइंट क्या है? ये वो जगह है जहाँ पर आपको ये रखने हैं, तो इसको हम बेसिस कहेंगे। ये हमारा बेसिस है और ये हमारा लेटिस स्पेस है। तो अगर आप इन हर लोकेशन पे इसको रख दोगे तो कैसे होगा? एक यहाँ रखा, 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 फिर आपने इस तरह से आपने इस तरह से देखा, आपने इनको इन सभी जगहों पर उठा उठा के रख दिया। इससे क्या हुआ? अब आपके पास जो बना वो कहलाएगा क्रिस्टल। दिस इज द क्रिस्टल। क्यों? कैसे? तो यहाँ से एक आइडिया क्या मिला, अगर हम लैटिस से बेसिस को मैच करा दें, देन व्हाट वी विल गेट द क्रिस्टल। तो हमें क्रिस्टल यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज द एक एक तरह का फार्मूला है, एक कंसेप्चुअल फार्मूला है। तो अब खास बात क्या होनी चाहिए कि जो बेसिस होते हैं ना, दे मस्ट बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल भाई, यहाँ यहाँ पे जो मॉलिक्यूल वो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, थ्रू आउट हो, तभी तो आपका पूरा क्रिस्टल बन रहा होगा। तो ये आपका इस तरह से हम यहाँ पर आपके सामने लैटिस और बेसिस का एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि बेसिस आर द रियल आइटम, लैटिस आर द लोकेशंस, द पॉइंट जहाँ की बेसिस को रखा जाए, और जैसे उन जगहों पे बेसिस को रखा जाएगा तो उनके रखने से हमारा क्रिस्टल बन जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम ईंट 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 रख करके दीवार बना देते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि अगर हमें दीवार बनानी है तो दीवार है, अगर दीवार को प्लास्टर हटा के देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ बहुत सारी ईंटें हैं जो कि एक ख़ास तरीके से इस दीवार में लगी हुई हैं और वो पूरे दीवार को क्रिएट कर रही हैं। तो वैसा ही कुछ है, वैसा ही कुछ यहाँ पर आप मान सकते हो। अब हम एक और चीज़ बात करते हैं। अब यहाँ से एक और आइडिया हमें मिल जाएगा, दैट इज द ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशनल वेक्टर, हमें यहाँ से ट्रांसलेशनल वेक्टर का भी आइडिया मिल जाएगा। देखिए, जैसे अगर हम बात कहें तो हमारे पास ये हमारे पास कुछ पोजीशंस हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास वो पॉइंट हैं, दीज आर द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स की खास बात क्या है? ये लैटिस पॉइंट्स हैं। अगर आप सपोज़ आपने अपने आप को यहाँ मानते हो इस जगह पर, तो यहाँ से आप देखते हो इस दिशा पे जाओगे, सपोज़ ए दूरी पे जाओ, और यहाँ से जाओगे सपोज़ बी दूरी पे जाओ, तो आपको एक लैटिस पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक लैटिस पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब ए की वैल्यू हो सकता है 1 एंगस्ट्रॉम हो, बी की वैल्यू 1.2 एंगस्ट्रॉम हो। ऐसे ही कोई भी पॉइंट चूज करो, कोई भी पॉइंट चूज करोगे तो आप 1.2 जाओगे तो एक लेटेस्ट पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट जाओगे तो एक लेटेस्ट पॉइंट मिलेगा, यानी ए इतनी दूरी पर, बी यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से इस तरह से बढ़ें आगे तो हम पाएंगे कि हम एक और लेटेस्ट पॉइंट पा रहे हैं, और ये जो लेटेस्ट पॉइंट है, अब देखो ये एक पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, एक तरह से चला वेक्टर का रूल लग रहा है। तो अगर हम इसको वेक्टर ए कह दें, इसको वेक्टर बी कह दें और इसको वेक्टर सी कह दें, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर सी इज़ नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पैरेललोग्राम रूल से। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा सोच सकते हो कि ए एक बेसिक वेक्टर है, ए की वैल्यू बेसिक वेक्टर है, और ये बी एक बेसिक वेक्टर है। जैसे अगर आप यहीं से एक बी और चले जाएंगे ऊपर तो आप एक और लेटेस्ट पॉइंट पाएंगे, आप एक ए और चले जाएंगे तो आप एक और लेटेस्ट पॉइंट पाएंगे, और आप उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे तो आप एक और नए पैरेललोग्राम रूल के हिसाब से एक नए लेटेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो हम एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, वेक्टर टी, सी की जगह पे टी, और वो कह रहा है अगर आप n1 टाइम ए पहुंच जाओ, n2 टाइम बी पहुंच जाओ, तो आप फिर से एक लेटेस्ट पॉइंट पहुंच जाओगे। तो हम एक, अब हम देख रहे हैं कि ए और बी ये हमारे लैटिसों के बीच में कुछ वेक्टर्स हमने डिफाइन किए हैं, जिनकी सहायता से हम किसी नए लैटिस पॉइंट की लोकेशन को इस वेक्टर टी से प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि यहाँ ऑर्डरिंग है। हमें मालूम है कि इससे 90 डिग्री पर ही, इससे 90 डिग्री पर ही एक लेटिस पॉइंट होगा। इस लाइन से 90 डिग्री पर चढ़ जाओगे तो आपको और लेटिस पॉइंट मिलेंगे। अगर ये लेटिस पॉइंट कोई दाएं होता, कोई बाएं होता, तो हम ये अश्योर ना कर पाते कि यहाँ से वेक्टर इधर जाने पर लेटिस पॉइंट मिलेगा कि इधर जाने पर लेटिस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हमारे क्रिस्टल के अंदर एक ऑर्डरिंग है, एक ऑर्डर है वहाँ पर, और वो ऑर्डर जो है वो वेल डिफाइंड ऑर्डर है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह का वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ट्रांसलेशनल वेक्टर इसलिए डिफाइन कर पा रहे हैं बिकॉज वी नो दैट द क्रिस्टल्स आर वेल ऑर्डर्ड। क्रिस्टल अच्छी तरह से ऑर्डर्ड हैं, क्रिस्टल अच्छी तरह से अरेंज्ड हैं, और इस वजह से उनके अंदर इस तरह की स्थिति आ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि इन क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स हैव आइडेंटिकल सिमेट्री होती है, सो दे मस्ट बी रिलेटेड बाय द ट्रांसलेटरी वेक्टर्स। इसका मतलब है वो ट्रांसलेटरी वेक्टर से आपस में जुड़े होंगे। आप कहोगे सर ये तो 2 डायमेंशन की बात हो गई, व्हाट अबाउट 3D? तो 3D के केस में क्या होगा, जैसे आप x डायरेक्शन में वेक्टर a ले रहे हो, y डायरेक्शन वेक्टर v ले रहे हो, तो मान लो z डायरेक्शन वेक्टर c ले लोगे, तो यहाँ कोई पॉइंट पहुँचोगे। अब इस पॉइंट में a का भी रोल होगा, c का भी रोल होगा और b का भी रोल होगा। तो आपके पास क्या लोगे, इन 3D ज्योमेट्री t is n1a n2b n3c। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरह से हम एक ट्रांसलेटरी वेक्टर बना देते हैं। तो आप देख रहे हो कि जब हम 3D के लेते हैं तो तीनों नॉन कोलिनियर है, मतलब A का अलग प्लेन है, ये B की अलग डायरेक्शन है, C की अलग डायरेक्शन है। तो यहाँ आप ले सकते हो कि A B C आर नॉन कोलिनियर वेक्टर डायरेक्शंस। ये नॉन कोलिनियर वेक्टर डायरेक्शंस हैं जो कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रांसलेटरी वेक्टर्स का यूज कहाँ करेंगे? अच्छा, हमने अगर ट्रांसलेटरी वेक्टर्स का यूज करना शुरू कर दिया तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तो हम ट्रांसलेटरी वेक्टर्स का यूज करके एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे जिसे कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल्स? यूनिट सेल क्या है ज़रा समझो। इसे मान लो आपने इस तरह से कुछ लैटिस पॉइंट्स ड्रॉ किए, आपने इस तरह से कुछ लैटिस पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ये आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, ओके। और आपने यहाँ से एक वेक्टर ये A डिफाइन किया, वेक्टर B डिफाइन किया, तो आपने इस तरह से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से क्लोज सा कुछ एरिया बना दिया। ऐसे ही आप अगर यहाँ से वही काम करते तो भी आप वेक्टर A डिफाइन करते, वेक्टर B डिफाइन करते, यहाँ भी आप पैरेललोग्राम के क्लोज बना लेते। ये जो क्लोज एरिया बन रहा है, इस क्लोज एरिया को ज़रा से ध्यान से देखें तो हम ये पाते हैं कि इसी क्लोज एरिया को अगर हम रिपीट कर दें, जैसे इसको यहाँ से फिर बना दें, फिर यहाँ बना दें, फिर यहाँ बना दें, तो हम इस पूरे लैटिस स्पेस को फिल कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तो पूरा लैटिस स्पेस में यही क्लोज एरिया भरे हुए हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एक फर्श है और फर्श पे आप टाइल्स बिछा दें और टाइल्स बिल्कुल पूरे फर्श को घेर लें। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्लोज एरिया है दे आर द यूनिट ऑफ दिस होल एरिया। ये जो क्लोज एरिया है ये इस पूरे होल एरिया का यूनिट है। कहने का मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये एक क्लोज एरिया की प्रॉपर्टी है तो इसी को तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसी क्लोज एरिया को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो हमें केवल इस क्लोज एरिया की प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है और उस क्लोज एरिया की प्रॉपर्टी की स्टडी करके हम पूरे स्ट्रक्चर को जब हम फिल कर देंगे पूरे स्पेस को, तो वही प्रॉपर्टी ही तो बार बार रिपीट होगी। इट इज़ जस्ट लाइक सपोज ऐसे है, जैसे आपने कहा कि हमारे पास ये वेव है ना, ये एक वेव है। तो बच्चों ऐसा है कि आप अगर एक वेव यूनिफॉर्म है इस तरह से, तो आपने ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये एक वेव है। अगर हम कहें इसमें एक वेव कितनी है तो सिर्फ इतनी वेव को हम एक सिंगल वेव कहते हैं, बाकी तो उसका रिपीटिशन है, बाकी सब उसका रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर हमारे पास ये एक वेव, इसका एम्पलीट्यूड स्टडी कर लिया, इसकी लेंथ स्टडी कर ली, इसका टाइम पीरियड स्टडी कर लिया, इसका वेवलेंथ स्टडी कर लिया, इसका एम्पलीट्यूड स्टडी कर लिया, तो वही थ्रू आउट रहेगा। थ्रू आउट आप आगे बढ़ोगे तो वही चीज़ आपके सामने आती रहेगी। तो यूनिट सेल में भी यही है कि यूनिट सेल इज समथिंग
इस लैटिस स्पेस में यूनिट सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिस स्ट्रक्चर की अगर हमने स्टडी कर ली या जिस स्ट्रक्चर को हमने एक बार प्रॉपरली डिफाइन कर लिया तो फिर हमें सिर्फ उसी की स्टडी करनी होगी। हमें उस लैटिस उस स्ट्रक्चर के द्वारा पूरे भरे गए स्पेस की एज अ होल स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि हमें मालूम है कि वही चीज़ तो रिपीट हुई है बार बार। तो जो चीज़ बार बार रिपीट हुई है उसी का n टाइम, उसी का 5 टाइम, 10 टाइम, 8 टाइम मैग्नीट्यूड वाइज आप उसको स्टडी मतलब आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन उसकी यूनिकनेस क्या है वो आपको अलग से पहचानने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो दैट कि आपका एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी तो आपके सामने है। बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपने सोचा कि एक जैसे टाइल्स होती है, तो जब आप टाइल्स खरीदने जाते हो तो जो लोग आपको बेचते हैं टाइल्स, वो एक दीवार पर आपकी टाइल्स सजा के नहीं दिखाते। वो क्या करते हैं, 2 टाइल्स निकालेंगे और फर्श पर उसको रख देंगे, डिस्प्ले उनके पास होता है। तो आप 2-3 टाइल्स को देखोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाता है अच्छा इसमें ये डिज़ाइन बनी है, या अच्छा अगर ऐसा देखने में 3 टाइल्स ऐसा लग रही देखने में तो 300 लगाएंगे तो ऐसा लगेगा। आप उसको एक्स्ट्रा पोलेट करते हो। अब आपकी दीवार है 10 बाई 10 की, मान लो आपकी दीवार है, तो आप कहोगे क्या उससे कि नहीं भाई पूरा 10 बाई 10 पे सजा के दिखाओ, वो नहीं दिखाएंगे, वो आपको सिर्फ 2 दिखाएंगे और आपको उससे एक्स्ट्रा पोलेट करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर भी टाइलिंग वाला हिसाब है कि आपके पास मान लीजिए एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, आपने उसकी स्टडी कर ली, बस आप उसको पूरे स्पेस पर एक्स्ट्रा पोलेट कर लोगे और वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो व्हाट इज़ द यूनिट सेल? यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, द स्मॉलेस्ट एरिया, एक स्मॉलेस्ट एरिया है और कंट्रीब्यूटेड बाय स्मॉलेस्ट एरिया कंट्रीब्यूटेड बाय सम लैटिस पॉइंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूटेड बाय सम लैटिस पॉइंट? तो हम यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट एरिया कंट्रीब्यूटेड बाय सम लैटिस पॉइंट। जरा इसको ऐसा समझ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लैटिस पॉइंट ये है, एक लैटिस पॉइंट ये है, ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम आपको और समझा रहे होंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के, तब आप देखोगे। तो मान लो ये लैटिस पॉइंट है, हमने यहाँ से होते हुए लैटिस पॉइंट से होते हुए हमने इस तरह से एक यूनिट सेल बनाया, ठीक है, ये एक यूनिट सेल हो गया। ये यूनिट सेल इतना है, ये पूरा यूनिट सेल है इतना। उसके बाद फिर ऐसे ही एक और यूनिट सेल हो गया। तो आप देख रहे हो जब हम यूनिट सेल बनाते हैं तो इसमें हमारे लैटिस पॉइंट भी इस्तेमाल हो रहा है ना, लैटिस पॉइंट का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जितने भी यूनिट सेल हम बनाएंगे तो उसमें आप देखोगे कि जो लैटिस पॉइंट हैं इनका भी अपना अपना रोल वहाँ पर आएगा। तो एवरी लैटिस पॉइंट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द यूनिट सेल। इसे ये देखो, यूनिट सेल का इतना हिस्सा इस यूनिट सेल में है, लैटिस पॉइंट का इतना हिस्सा यहाँ है, इतना हिस्सा यहाँ है, इतना हिस्सा यहाँ है। तो आप कह लो 25% इधर है, 25% इधर है, 25% इधर, 25% इधर है। तो इस पूरे यूनिट सेल को बनाने में 25% मल्टीप्लाइड बाई 4 तो जाके 1 यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे दीवारें होती ना, जैसे ये कमरे हैं, इसकी ये दीवार, इसके पीछे इसके बगल में एक और कमरा है, तो ये दीवार है 50% मेरी है, मेरे तरफ की मेरी है, उसके तरफ की उनकी है। ये छत है, छत के ऊपर एक और लोग रहते हैं, छत के ऊपर एक और कमरा है, तो ये मेरी छत है, उनकी फर्श है। तो इस हिस्से का छत मेरा है, मैं पंखे लगा सकता हूँ, रूफ लाइट जो भी चाहो लगा सकता हूँ। इसके ऊपर की जो सतह है वो उनकी फर्श है, तो उस पर जो चाहे टाइल्स लगा सकते हैं, जो भी कुछ कहें फ्लोरिंग करा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ है कि जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल में किसका कंट्रीब्यूशन होता है? लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होता है। अब ये जो आइडिया है कि यूनिट सेल के अंदर लैटिस पॉइंट कंट्रीब्यूशन होता है, ये बहुत बड़ा आइडिया है, क्योंकि आगे जाके हमें यूनिट सेल की जो परिभाषा देनी होगी वो हमको इसी आधार पे देनी पड़ेगी। अब क्यों परिभाषा देने की बारी आएगी? देखो मान लो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, सपोज बच्चों हमारे पास इस तरह के बहुत सारे लैटिस पॉइंट हैं। अब हमने कह दिया, एक से एक भाई दिमागदार लोग हैं, किसी ने कहा ऐसा है सर इस तरह का लैटिस पॉइंट बनाइए, ये देखिए कितना बढ़िया लैटिस पॉइंट बना है, इसको भी अगर आप रिपीट करोगे तो पूरा क्रिस्टल भर जाएगा। हाँ भाई आइडिया बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बन सकता है, ऐसे इस तरह करते हुए इनको रिपीट कर दो। एक ने कहा सर एक और आइडिया है, आप स्क्वायर बनाओ। ठीक है, स्क्वायर तो पहले भी था, इट इज़ अनदर लेटेस्ट पॉइंट। आपने कहा एक और बच्चा आया, कह रहा सर एक और आइडिया बताएं आपको, आप ऐसा करो ना थोड़ा बड़ा बड़ा बना लो, रेक्टेंगल बना लो। कहाँ स्क्वायर होगा, छोटे छोटे बनाओ, बड़ी बड़ी टाइल्स लगाओ।
ठीक है। तो रेक्टेंगल भी एक यूनिट सेल है चूँकि इसका रिपीटिशन लेटिस स्पेस को भर दे रहा है। स्क्वायर भी एक यूनिट सेल है चूँकि इसका रिपीटिशन भर दे रहा है। ये जो कुछ स्क्वायर क्या पैरेललोपेप्टाइड ट्रपॉइजल या क्या ट्रपेजॉइडल जो भी वो जो है ना उस तरह का है। तो बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई इससे आगे हमें तो मैथमेटिक्स करनी है, हमें इन सारे वेक्टर्स और ये सब डिफाइन करके मैथमेटिक्स करनी है। कोई इस शेप को लेगा, कोई इस शेप को लेगा, कोई इस शेप लेगा, सबके मैथमेटिक्स के फॉर्मूले अलग अलग आएंगे। ठीक है, बता भले एक दूसरे को रहे होंगे लेकिन मैथमेटिकली दे विल नॉट लुक द सेम। सो व्हाट शुड वी डू? तो अब ऐसी स्थिति में हमें ये कहा गया कि लेट अस डिफाइन सम वे टू set an unique lattice point, set a unique unit cell। कुछ ऐसा तरीका हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, डेवलप करने पड़ेगा जिसकी सहायता से हम एक यूनिक किस्म का यूनिट सेल डिफाइन करें। और वो जो यूनिक किस्म का यूनिट सेल होता है उसका एक नाम दिया जाता है, उसका नाम दिया जाता है प्राइमिटिव सेल। ठीक है, तो हमारा अगला टास्क ये होने वाला है कि वी नीड टू डिफाइन द प्राइमिटिव सेल कि व्हाट आर द प्राइमिटिव सेल, और प्राइमिटिव सेल क्या होते हैं, और प्राइमिटिव सेल को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है, प्राइमिटिव सेल को डिफाइन करने की आवश्यकता क्या है। और हम 2 डायमेंशन में भी प्राइमिटिव सेल लेंगे और 3 डायमेंशन में भी प्राइमिटिव सेल को डिफाइन करेंगे। जब हम ये प्राइमिटिव सेल डिफाइन कर ले रहे होंगे तो हम इसके मैथमेटिकल एडवांटेज के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, और साथ ही साथ जो ब्रेविस लैटिस है उस रास्ते को भी हम पास पाएंगे कि अब हम उस रास्ते बढ़ चुके हैं जब हम ब्रेविस लैटिस को समझ सकते हैं, ब्रेविस लैटिस के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो चलो प्यारो, ये क्लास अभी हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं और अगली क्लास में हम लोग प्राइमिटिव सेल और ब्रेविस लैटिस के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।